हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत दिनों से इंतजार था कि सर डी फार्मा का जो सेकेंड ईयर का पेपर है, फर्स्ट पेपर ही फार्माकोलॉजी है, उसमें क्लासिफिकेशन शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो 6 क्वेश्चन आपको लिखना होगा, तो उसमें से 2 से 3 तो पक्का एकदम क्लासिफिकेशन आएगा। मतलब आराम से एग्जाम में क्लासिफिकेशन से सवाल बनते हैं। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बता दीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको वही चीज़ अभी बताने जा रहा हूँ। फार्माकोलॉजी का टॉप 10 क्लासिफिकेशन आप इतने पढ़ के चले जाइएगा। एंड मैं एट द एंड यही कहूँगा कि भाई आपको यही पढ़ के जाना है, यही 10 क्लासिफिकेशन याद रट के जाना है। बाकी सब क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत टॉप 20 में आपको मैं पढ़ाया हूँ, देख लो। बाकी ये रट के जाओ, एग्जाम में इसी से आएगा। और अगर नहीं आएगा तो फिर भी इसी से संबंधित लिखने बता दूंगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आगे कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने टॉप 10 क्लासिफिकेशन। ये 10 क्लासिफिकेशन है जो कि आपको करके जाना है। ठीक है। तो भाई 10 क्लासिफिकेशन में आपके क्या है भाई? पहले नंबर पे है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। पहले नंबर पे क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। दूसरे नंबर पे है जनरल एनेस्थेटिक्स। तीसरे नंबर पे लोकल एनेस्थेटिक्स। चौथे नंबर पे सेडेटिव एंड हेप्नोटिक्स। पांचवें नंबर पे एंटी ट्यूबरकुलर। छठे नंबर पे एंटी मलेरियल। सातवें नंबर पे एंटी अल्सर ड्रग्स। आठवें नंबर पे एनएस एड्स। नौवें नंबर पे हिमेटेनिक्स एजेंट्स एंड 10वें नंबर पे एंटी कॉन्वल्जेंट्स। ये टोटल आपके 10 क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रह गया है, इसको मैंने हटाने बोला था। चलो, तो ओवरऑल कहने का मतलब है ये 10 क्लासिफिकेशन है जो कि आपको पढ़ के जाना है। कौन कौन से है भाई? है ना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जनरल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी मलेरियल, एंटी अल्सर, एनएस एड्स, हेमाटेनिक एजेंट्स, एंटी कॉन्वल्जेंट ड्रग। जो एंटीबायोटिक बोल रहे हैं वो एंटीबायोटिक अलग है, एंटीबायोटिक अलग सेपरेट टॉपिक है, वो उसको भी आप काउंट कर सकते हो, तो मैंने वो पढ़ा दूंगा। हाँ चलो, एंटीबायोटिक भी आता है। अभी फिलहाल ये 10 क्लासिफिकेशन इस बार चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने को। तो चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से। तो वन बाय वन एक्सप्लेन करें, है ना? 8 याद है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, चलो मैं याद करवा देता हूं ना अभी। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो कितनी बार बताया हूं। देखो, एक क्लासिफिकेशन से बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। देखो, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं? तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर मेडिकेशंस, ऐसे मेडिकेशंस होते हैं यूज टू हाई ब्लड प्रेशर, लोअर हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। यानी हाइपरटेंशन को कम करने के लिए जो दवाएं यूज होती हैं उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड किडनी डैमेज। यानी कि जो भी आपके हार्ट डिजीज हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, स्ट्रोक आ सकता है, किडनी डैमेज आ सकता है, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। यानी एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं वे औषधियां हैं जो उच्च रक्तचाप को, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं और हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी की समस्याओं के जोखिम को घटाती हैं। ठीक है, यानी हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाएं यूज होती हैं उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन टोटल 2 पेज में है। देखो, 1 2 2 पेज में है, अब दोनों पेज को याद रख लेना है। क्या क्या है भाई? तो आपके एग्जाम में आपको भी हो सके एक बार में नहीं अट पाएगा पूरा पेपर में, तो ऐसे ही चार्ट बना बना के लिखना और दूसरा चार्ट भी बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपके एग्जाम में जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं इसके काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन है, यानी हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाले ड्रग। उसमें सबसे पहला है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स कैसे काम करता है? तो आपके बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकालता है, सोडियम को बाहर निकालता है, जिससे आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब ये डायूरेटिक्स कैसे, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। थायाजाइड्स, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्प्रिंग। हाई सीलिंग को लूप डायूरेटिक्स भी कहते हैं, लूप डायूरेटिक्स या पावरफुल डायूरेटिक्स, इसी को लूप डायूरेटिक्स या पावरफुल डायूरेटिक्स कहते हैं। तो डायूरेटिक्स में आपके थायाजाइड्स आते हैं। थायाजाइड में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथाइलिडोन और इंडापेमाइड, ये 3 ड्रग्स हैं जो थायाजाइड क्लास के ड्रग हैं। फिर लूप डायूरेटिक्स में, जिसमें हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होता है, उसमें होता है फ्यूरेसेमाइड। फ्यूरेसेमाइड वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि कौन सा इसमें से लूप डायूरेटिक्स है। ठीक है।
फिर होता है पोटेशियम स्प्रेइंग डाययूरेटिक्स। पोटेशियम स्प्रेइंग डाययूरेटिक्स वीक डाययूरेटिक्स होते हैं, जैसे स्पाइरोलेक्टोन, एपिलेरेनॉन, एमाइलोराइड। इसमें ये वाला ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइरोलेक्टोन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, कौन सा आपके पोटेशियम स्प्रेइंग डाययूरेटिक्स है। तो इसको याद रखने का तरीका है कि पोटेशियम स्प्रेइंग यानी पटाएंगे, पोटेशियम मतलब पटाएंगे किसको, जो क्यूट होती है। तो क्यूट कौन होती है, स्पाइरो कितनी क्यूट होती है, तो स्पाइरोलेक्टोन याद रखना, पोटेशियम स्प्रेइंग स्पाइरोलेक्टोन, ठीक है। तो चलो भाई अभी सब लोग ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया। देखो एंटी हाइपरटेंसिव के अंदर सबसे पहला क्लास क्या है ड्रग का, डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स के 3 क्लास हैं, थायाजाइड्स, हाई सीलिंग और पोटेशियम स्प्रेइंग। थायाजाइड मीडियम एफिकेसी वाला डाययूरेटिक्स है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, और हाई सीलिंग में फ्यूरेसेमाइड है, और पोटेशियम स्प्रेइंग में स्पाइरोलेक्टोन है, करेक्ट। हाँ, फिर उसके बाद होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर, यानी RAAS सिस्टम इनिबिटर, जो RAAS सिस्टम को इनिबिट करे, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को इनिबिट करे। उसमें आपको 2 को जरूर याद रखना है, एक है AC इनिबिटर्स और एक होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब ये वाला आप छोड़ सकते हो एग्जाम में, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये 2 को लिख देना। क्या क्या, AC इनिबिटर्स क्या होता है सर, AC इनिबिटर्स जो कि ACE एंजाइम को, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करते हैं, उसको AC इनिबिटर्स कहते हैं। एंड इसमें ड्रग्स का नाम है कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, प्रिडिनोप्रिल। क्या सर सारा लिखेंगे, नहीं, 3 से 4 ड्रग लिख दो, काम हो जाएगा बस। अब इसका याद रखने का तरीका है कि AC को जैसे बंद करेंगे तो पड़पड़ा जाएगा, गर्मी के दिन में AC बंद करना, AC इनिबिटर यानी AC बंद करना, AC बंद करेंगे तो पड़पड़ा जाएगा, पड़पड़ाना यानी प्रिल, है ना, गर्मी से एकदम पड़पड़ाने लगेगा ना, तो प्रिल वर्ड लगा होता है सब में, लास्ट में देखो सब में प्रिल वर्ड लगा हुआ है। तो पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव भी, बताओ इसमें से कौन सा AC इनिबिटर है, तो प्रिल वर्ड लगा हुआ है ना। फिर दूसरा है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो जैसे ही एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे टनटना जाएगा, याद रखना टनटना जाएगा। कैसे टनटना जाएगा, तो देखो लोसार्टन, कंडेंसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन, तो सब में सार्टन टन 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 वर्ड लगा रहेगा। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का एग्जांपल में लोसार्टन, कंडेंसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन ये सब आता है। जैसे टेलवास 40 आता है उसमें टेलमिसार्टन होता है। तो ये एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। बाकी डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर, ऐसा कौन सा ड्रग है जो डायरेक्टली रेनिन को इनिबिट करता है, तो एलिस्कायरेन है, मन है तो लिखना, नहीं तो छोड़ सकते हो। फिर सिंपैथेटिक इनिबिटर्स, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनिबिट करेंगे, यानी सिंपैथेटिक जो आपके एडिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करेंगे। जैसे एक होता है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, यानी बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर को याद रखने का तरीका है कि बेटवा सब क्या करता है, बकलोल होता है, बेटवा सब बकलोल होता है। तो बेटवा सब बकलोल होता है यानी लोल लोल वर्ड लगा रहेगा, प्रोपेनोलोल, मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल, LOL लगा हुआ है ना। वैसे एक होता है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, यानी अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करे, तो इसमें है लेबिटालोल और कार्बिडेलोल। इसको याद रखने का तरीका है, ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, अल्फा और बीटा दोनों को, तो ले बेटालोल है ना, लेबिटालोल मतलब ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, अल्फा और बीटा दोनों को, तो लेबिटालोल कार्बिडेलोल। अच्छा अल्फा ब्लॉकर, अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर, तो अल्फा मने होता है जानते हो क्या, अल्फा हम लोग के तरफ थोड़ा सा दोस्त में हम लोग अल्फा मतलब होता है समान, समझो बस। अल्फा को जैसे ब्लॉक करेंगे जोश में आ जाएगा, अरे भाई अल्फा को जैसे ब्लॉक करेंगे जोश में आ जाएगा, तो उसमें सब में क्या लगा रहता है, जोश, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, आगे कुछ ड्रग है जैसे फेंटोलामिन, फेनॉक्सीबेंजामिन, लेकिन जोश ज़्यादातर लगा होता है। तो अल्फा को ब्लॉक करेंगे तो जोश में आ जाएगा। अरे अल्फा मतलब समझ जाओ, अल्फा मतलब वही, कहीं पे भी अल्फा ब्लॉकर याद, अरे अल्फा ब्लॉकर में क्या था, अल्फा मैंने समान को ब्लॉक करेंगे जोश में आ जाएगा, जोसिन, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ठीक है। हाँ, फिर है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, कोलिडीन और मिथाइल डोपा, ये सब होता है। तो कहने का मतलब है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में क्या क्या हुआ, तो देखो एंटी हाइपरटेंसिव्स में आपके हो जाते हैं डाययूरेटिक्स, है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर्स, जिसमें आपके AC इनिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आते हैं, और सिंपैथेटिक इनिबिटर्स जिसमें बीटा ब्लॉकर और अल्फा प्लस बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स आते हैं, अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स आते हैं। ध्यान रखना ये सब जो AC इनिबिटर्स जैसे आपको कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, रिसिनोप्रिल, प्रिडिनोप्रिल है, इसमें टन टन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, लोसार्टन, कंडेंसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन। अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर में प्राजोसिन, ट्रायोजोसिन, डॉक्साजोसिन। बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलोल, मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में लेबिटालोल, कार्बिडिलोल।
एंड मिथाइल डोपा के बारे में याद रख लेना, ये सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स है, यानी ये सबसे सेफेस्ट ड्रग होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। और अब देखो मैं बता रहा हूं, ये एंटी हाइपरटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपके ऊपर लिख देगा राइट शॉर्ट नोट ऑन डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स का यही वाला क्लासिफिकेशन लिख दोगे? अरे भाई लिख दोगे यस और नो, बताओ। हाँ लिख देंगे। अगर आपके एग्जाम में हो सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एसी इनहिबिटर्स, तो याद करेंगे कि हाँ भाई एसी इनहिबिटर्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, प्रिल ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है ना। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए राइट शॉर्ट नोट ऑन बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर के ड्रग का एग्जांपल, तो यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। वैसे आपके हो सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे, एंटी हाइपरटेंसिव वहीं पे खत्म नहीं हुआ, एक और पेज में है, दूसरा पेज ये है, ऐसे आप भी 1 और 2 करके लिख सकते हो, 1 और 2। इसमें आपके होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसको CCB कहते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का याद रखने का तरीका क्या है ना, एगो गाना सुने हो, एगो होता टा हमसे ए चूक राजा जी लगाए दही, अरे लगाए दही, तो लगाए दही कौन सी, तो हुक ना, हम लोग हुक नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, अरे पिन लगाएंगे। अरे क्या लगाएंगे, पिन लगाएंगे। कब, आज पढ़ाई कर लो, कल लगाएंगे। कल मतलब कैसे, तो CAL CIUM कैल्शियम। तो याद रखना कहीं पे भी कैल्शियम में CAL कल होता है ना, कैल्शियम माने कल। अरे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे ही आएगा कल क्या लगाएंगे, पिन लगाएंगे। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपके निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रेडिपिन, लेकिडिपिन, लास्ट में पिन वर्ड लगा होता है, पिन वर्ड लगा होता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के 3 क्लास हैं, कौन कौन से, फिनाइल एल्कामाइन, बेंजोथाइजापिन और डाइहाइड्रोपैरिडीन्स। तो जितने भी डाइहाइड्रोपैरिडीन क्लास हैं उसी में आपके पिन वर्ड लगे होते हैं। बाकी बेंजोथाइजिन में डेल्टिएजाम आते हैं और फिनाइल एल्कामाइन में वेरापेमिल आता है। अब एक चीज ध्यान रखना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, इसमें जो ये डाइहाइड्रोपैरिडीन्स है, आप अगर चाहो तो सिर्फ एक ही क्लास में लिख सकते हो, सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का नाम लिख देंगे, सारा निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, ये दोनों भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिख दोगे तो अच्छी बात है, फिनाइल एल्कामाइन में वेरापेमिल होता है, बेंजोथाइजापाइन में डिल्टिएजाम होता है, डाइहाइड्रोपैरिडीन्स में ये सब होता है। वैसे वेसोडाइलेटर्स कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं, बीपी कम होता है। वैसे आपके होते हैं वेसोडाइलेटर्स जो ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली डायलेट करते हैं। अब इसमें एक होता है आर्ट्रियोलर डायलेटर, यानी आर्ट्रियोल्स को डायलेट करता है, और एक होता है आर्ट्रियोलर प्लस वेनोडाइलेटर, यानी आर्ट्रियोल्स को भी डायलेट करता है, वेन्यूल को भी डायलेट करता है, दोनों को। तो आर्ट्रियोलर प्लस वेन्यूलर डायलेटर में क्या होगा, तो आर्ट्रियोलर डायलेटर ये आर्ट्रियोल्स को डायलेट करता है, जैसे हाइड्रोलाजीन मिनॉक्सिडिल डाइऑक्साइड, ये आर्ट्रियोलर डायलेटर है। आर्ट्रियोलर प्लस वेनोडाइलेटर में आपके नाइट्रोप्रोसेमाइड सोडियम, क्या है, नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम, ये आर्ट्रियोलर प्लस वेनोडाइलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आपके ये सारे क्लास आते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो याद कर लेना, इसको मत छोड़ के तो जाना ही नहीं, पक्का आएगा। ये एंटी हाइपरटेंसिव ऐसा हो ही नहीं सकता है नहीं आए, डायरेक्टली हो सके ना आए डायरेक्टली। तो कई बार डायरेटिक्स लिखने आ जाता है, तो कई बार एसी इनहिबिटर लिखने आ जाता है, तो कई बार कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाएगा, किसी बार राइट शॉर्ट नोट ऑन वेसोडाइलेटर्स तो लिख सकते हो ना, तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, तो एक बार कमेंट में दिल बना देना। देन मैं दूसरे क्लासिफिकेशन पे आता हूं। सर क्लासिफिकेशन में सिर्फ ड्रग लिख सकते नहीं भाई, ड्रग का क्लास लिखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन में चार्ट वगैरह जो प्रॉपरली बनती है वो बनाना पड़ेगा। चलो अगर क्लियर हो गया तो कमेंट में दिल बना देना सारे बच्चे। हाँ चलो, दूसरा है जनरल एनेस्थेटिक्स, दूसरा है राइट। जनरल एनेस्थेटिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने आता है। क्या होता है जनरल एनेस्थेटिक्स सर? अच्छा, जनरल एनेस्थेटिक्स होता क्या है, तो ऐसी दवाएं जो एनेस्थीसिया देने के लिए, बेहोश करने के लिए पेशेंट को यूज की जाती हैं, जिससे पेशेंट का कॉन्शियसनेस खत्म है ना, दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है और सर्जिकल प्रोसेस हो पाता है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स है ना, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स आर द ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स होते हैं दैट प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, कॉन्शियसनेस का रिवर्सिबल लॉस हो जाता है। रिवर्सिबल लॉस मतलब है क्या, कॉन्शियसनेस मतलब है होश में नहीं रहेगा पेशेंट,
रिवर्सिबल मतलब है कि ऐसा नहीं कि अब कॉमा में चला गया फिर वापस आ जाता है होश में। तो रिवर्सिबल लॉस ऑफ लियोसनेस होता है, कॉन्शियसनेस होता है विथ लॉस ऑफ सेंसेशन थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में सेंसेशन खत्म, यूज ड्यूरिंग मेजर सर्जिकल प्रोसीजर, खास करके जब मेजर सर्जरी की जाती है तो इस प्रोसेस से किया जाता है। यानी सामान्य एनेस्थेटिक एजेंट्स वे दवाएं हैं जो पूरे शरीर में संवेदना की हानि के साथ साथ चेतना की कोई अस्थायी हानि उत्पन्न करती हैं और इन्हें बड़ी सर्जिकल प्रक्रियाओं के दौरान उपयोग में किया जाता है। बड़ी सर्जरी की जाती है जो लॉन्ग टर्म सर्जरी होती है उसमें। यानी जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? तो जनरल एनेस्थेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करता है, लॉस ऑफ सेंसेशन थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में सेंसेशन को लॉस करता है ड्यूरिंग मेजर सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, ठीक है। अब जनरल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन, जनरल एनेस्थेटिक्स में इनहेलेशनल एक होता है, सुंघाया जाता है, एक होता है इंजेक्शन दी जाती है। इनहेलेशनल वाला है सुंघाने वाला। एक बच्चा मिल रहा है कि एक बच्चा बोल रहा है क्या कि कहाँ फंस गया क्या करोगे भाई, फंस गए तो अब तो निकलना है कि वापस जाना है। टेंशन ना लो, हम है ना, पास करा देंगे। बोल तो रहे हैं पढ़ लो जितना बता रहे हैं। इनहेलेशनल, अब बिना पढ़े कैसे पास करें तो फिर हम तो कैसे बताएं भाई, लेकिन आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। चलो, तो इनहेलेशनल और इंट्रावेनस। इनहेलेशनल मतलब क्या होता है सर? इनहेल कराना। इनहेल कराने का मतलब है सुंघाना। अब सुंघाने वाला एक होता है गैसियस और एक होता है वोलेटाइल लिक्विड। अच्छा, गैसियस में जैसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस है, ये गैसियस एनेस्थीसिया है, गैस से सुंघाया जाता है। ठीक है, ये गैस है ना। हाँ, फिर वोलेटाइल लिक्विड। अच्छा, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या? ऐसा लिक्विड होता है जो वोलेटाइल होता है, इवेपोरेट हो सकता है। तो वोलेटाइल लिक्विड जो है ना, देसी तरीका है, इसका भी याद रखने का तरीका है, देसी तरीका है, DESHI, देसी। अच्छा, देसी तरीका मतलब क्या होता है सर? देसी तरीका तो D4 डेस्फ्लूरेन, देखो याद करो, E4 ईथर है ना, S4 सीवोफ्लूरेन, H4 हेलोथेन, I4 आइसोफ्लूरेन। बस। अरे सुंघाया पहले ज्यादा, सुंघाना देसी तरीका है। इनहेलेशनल में एक गैसियस एनेस्थीसिया होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, और एक होता है वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड यानी कि जो देसी तरीका है। तो देसी तरीका मतलब ट्रिक है ये, देसी तरीका। तो डी, ऐसा नहीं कि देसी है अब नहीं होता है, अभी भी होता है। देसी तरीका यानी DESHI ट्रिक है, DESHI। D4 डेस्फ्लूरेन, E4 ईथर, S4 सीवोफ्लूरेन, S4 सीवोफ्लूरेन, H4 हेलोथेन, I4 आइसोफ्लूरेन। ठीक है। अच्छा, इंट्रावेनस। इंट्रावेनस क्या होता है सर? तो इंट्रावेनस यानी वेन में इंजेक्शन दिया जाता है। अब इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, दो टाइप, एक होता है फास्ट एक्टिंग, एक होता है स्लोअर एक्टिंग। एक होता है, हाँ, क्लासिफिकेशन में PDF दे दूंगा, और जो यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड होके पढ़ा ही रहा हूँ। फास्ट एक्टिंग ड्रग्स, ठीक है, और स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स। तो फास्ट एक्टिंग ड्रग्स में आपके होते हैं थायोपेंटोन सोडियम, मिथॉक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफोल, एटोमिडेट, है ना। TM, देखो इसमें क्या है, क्या कहते हैं, TMPE, है ना, TMPE। ठीक है, TMPE जो होते हैं, इसका हम कुछ अलग से तरीका बनाते हैं, रुको इसको याद रखने का। फास्ट एक्टिंग का याद रखने का तरीका क्या है, रुको इसका ट्रिक हम बना देते हैं। तो MP है ना, MP तो हो जाएगा, ठीक है, MP है ना, MPET। तो MPET जो है ना फास्ट एक्टिंग है, MPET। MP मतलब मिथॉक्सीटोन, प्रोपोफॉल, E मतलब क्या कहते हैं, इथोमिडेट, एंड T4 थायोपेंटोन सोडियम, ये फास्ट एक्टिंग ड्रग्स होते हैं। स्लोअर एक्टिंग में आपके बेंजोडाइजापाइन ड्रग्स आते हैं। अब बेंजोडाइजापाइन कभी भी आपके एग्जाम में लिखने आ सकता है, क्या होता है बेंजोडाइजापाइन? तो बेंजोडाइजापाइन ऐसे ड्रग्स हैं जो गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ता है जिससे CNS डिप्रेशन कॉज करता है। इसमें आपके डाइजीपाम, लोराजीपाम, मिडाजोलाम, इसके लास्ट में पाम या लाम वर्ड लगा रहता है, ठीक है। हाँ, तो डाइजीपाम, लोराजीपाम, मिडाजोलाम आ जाते हैं। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स में केटामाइन है, पूछा गया है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स कौन सा है, तो है ना केटामाइन। और ओपोइड एनाल्जेसिक्स में फेंटानिल, ओपोइड एनाल्जेसिक्स में फेंटानिल। तो ये जनरल एनेस्थेटिक्स के आते हैं, आपको क्लासिफिकेशंस याद करा दिए गए। क्या क्या है सर? इनहेलेशनल में गैसियस है, नाइट्रस ऑक्साइड,
वोलेटाइल लिक्विड देसी तरीका है तो D फॉर डेसिफ्लुरोन, E फॉर ईथर, S फॉर सिवोफ्लुरोन, H फॉर हेलोथेन आइसोफ्लुरोन, फिर है आइसोफ्लुरेन। फिर है इंट्रावेनस तरीका। इंट्रावेनस में आपके होते हैं फास्ट एक्टिंग, स्लोअर एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग में आपके थायोपेंटोन सोडियम, मिथॉक्टिसोन सोडियम, प्रोपोफोल एटोमिडेट, एंड स्लोअर एक्टिंग में बेंजोडाइजापाइंस एंड डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। तो बेंजोडाइजापाइंस में डाइजीपाम, लोराजीपाम, मिडाजोलाम आते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में फेंटानिल आते हैं। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स में केटामाइन आते हैं। ठीक है, ये इंट्रावेनस तरीका था। चलो, तो जनरल एनेस्थेटिक्स हो गया। तीसरा है लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स से सवाल आते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया तो पूरे बॉडी को बेहोश कर देता है, ये पूरे बॉडी को बेहोश नहीं करता है, बल्कि स्पेसिफिक एरिया जहां पर लगाया जाता है उस जगह को भुत्थर करता है। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? तो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स, जैसे कहीं में मान लो कट फट गया, जैसे ये देखो कट गया, फट गया है, तो उसमें स्टिच लगाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर साइड स्किन में ही दिया जाता है। लोकल एनेस्थेटिक्स भुत्थर करने वाली दवा होती है एक्चुअली। तो लोकल एनेस्थेटिक्स पेन के सेंसेशन को, दर्द नहीं होने देता है। तो local anesthetics is a condition produces by drugs that cause reversible loss of sensation. reversible loss of sensation होता है in specific part of the body without affecting consciousness, बिना consciousness को affect किए हुए। यानी आप conscious रहेंगे, होश में रहेंगे बिल्कुल, लेकिन आपके पेन के सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है। कैसे? तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रख लो, पूछा जाता है कैसे करता है। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। यानी स्थानीय एनेस्थीसिया वह अवस्था है जिसमें दवाओं द्वारा शरीर के किसी विशेष भाग में संवेदना की अस्थायी वापस आने योग्य हानि होती है। यानी संवेदना नहीं होता, पेन सेंसेशन नहीं होता है, चेतना बनी रहती है, यानी कि कॉन्शियसनेस रहता है। जैसे लिग्नोकेन है ना, हाँ लिग्नोकेन है। तो लोकल एनेस्थेटिक्स के लास्ट में केन वर्ड लगाता है। देखो लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स के इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स आते हैं, तो कुछ सरफेशियल एनेस्थेटिक्स आते हैं। तो देखो इंजेक्टेबल में होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन वाले, जैसे प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट एक्टिंग वाले आते हैं जैसे लीडोकेन और लिग्नोकेन, उसी को कहते हैं प्रिलोकेन। वैसे हाई पोटेंसी वाले आते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करते हैं, टेट्राकेन, ब्यूपीवेकेन, रोपीवेकेन, ड्यूपीवेकेन। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कौन सा इसमें से लोकल एनेस्थेटिक है, तो ऑप्शन में जिसके लास्ट में केन वर्ड लगा रहेगा तो वो सब लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक्स में लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन वाले प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट वाले होते हैं लीडोकेन, जिसको लिग्नोकेन या प्रिलोकेन कहते हैं। हाई पोटेंसी यानी लॉन्ग ड्यूरेशन वाले टेट्राकेन, ब्यूपीवेकेन, रोपीवेकेन एंड डिबुवेकेन आते हैं, है ना, डिपुकेन, ये डिबुकेन वगैरह आते हैं। सरफेशियल एनेस्थेटिक्स में क्या क्या आता है सर? तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल में कोकेन, लीडोकेन, टेट्राकेन, दो तीन को भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। इनसोल्यूबल में बेंजोकेन, ब्यूटाइल एमाइनो बेंजोएट वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो सरफेशियल एनेस्थेटिक्स हैं। सरफेशियल यानी कि इसको इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, इसको जेल वेल के फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, हाँ पीडीएफ दे देंगे भाई, क्लास खत्म होगी तभी तो पीडीएफ देंगे। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा भाई, आप लोग प्रिंट आउट भी करा पाओगे, टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। उदित फार्मेसी का टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी ये वीडियो अपलोड होगी तो उसमें स्क्रीनशॉट भी लेके कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा यूट्यूब चैनल के, यूट्यूब चैनल पे किसी भी वीडियो में जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उदित फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे मैं शेयर करके पिन कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऐप पर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता, आप लोग इसको प्रिंट भी करा लेना ताकि इसको पढ़ लें। इतना भी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। कोलोजी का मतलब क्या है? लोकल एनेस्थेटिक्स में आपको होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन और इंटरमीडिएट वाले। अब है क्वेश्चन नंबर क्लासिफिकेशन नंबर 4, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, है ना। अब पूछ रहा है इसका भी कोई शॉर्ट ट्रिक। अरे भाई 150 क्लासिफिकेशन पढ़ना है फार्माकोलॉजी में, उसमें से कोई 10 को चुन के दे दिया। अब उसमें भी मेरा कलेजा धक धक कर रहा है कि कहीं अगर नहीं आएगा तो क्या करोगे, लेकिन आएगा, टेंशन ना लो, है ना। माता रानी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, आएगा, जो हम कहते हैं वो होता है बीटीयूपी में, टेंशन ना लो। एनालिसिस है, मेहनत है। ठीक है, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। देखो हिप्नोटिक्स हो चाहे सेडेटिव हो, इसका मतलब क्या होता है पहले ये जानो। हिप्नोटिक क्या होता है भाई? तो हिप्नोटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो आपको नेचुरल स्लीप कॉज कराता है, नींद ला देता है। दे प्रोड्यूसेस काल्मिंग इफेक्ट, यस काल्मिंग इफेक्ट शो करता है, सिमिलर टू नेचुरल स्लीप,
यानी हिप्नोटिक्स ये दवाएं हैं जो आपको शांतिप्रद प्रभाव यानी कि एंजाइटी वगैरह से रिलैक्स करेगा, लेकिन कैसे? आपको नींद ला देगा, करती है जो प्राकृतिक नींद के समान होती है। सेडेटिव्स क्या होते हैं? दे प्रोड्यूस काल्मिंग इफेक्ट विदाउट कॉजिंग स्लीप। बिना नींद के आपको काल्मिंग इफेक्ट ये भी शो करता है, सेडेटिव्स भी, लेकिन ये नींद कॉज नहीं करता। यहां से सवाल आया हुआ है, ये नींद कॉज नहीं करता है, हिप्नोटिक्स नींद कॉज करता है। अच्छा सर, क्या दोनों दवा अलग है? नहीं, सेम दवाएं हैं, बस डोज का अंतर है। अगर एक सिंगल टैबलेट लोगे तो वो सेडेटिव्स हो गया, यानी कि आपको एंजाइटी फील मतलब रिलैक्स कर देगा, लेकिन नींद नहीं आएगी। हिप्नोटिक्स के लिए डबल डोज ले लो, मतलब ज़्यादा डोज ले लो तो हिप्नोटिक्स हो जाता है। तो सेडेटिव हिप्नोटिक कुछ अलग नहीं है। सेडेटिव्स कैसे होता है? तो ए ड्रग दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट कामनेस एंड ऑफ द पेशेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, यानी ऐसे ड्रग होते हैं जो पेशेंट के एक्साइटमेंट को कम करता है और उसको काम करने का काम करता है, रिलैक्स करने का काम करता है, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, बिना स्लीप को इंड्यूस किए हुए। नींद नहीं लाता है, लेकिन बॉडी को रिलैक्स कर देता है, माइंड को रिलैक्स कर देता है, चिंता उनता नहीं आती है, चिंता उनता नहीं होता है, तो वो सेडेटिव होता है। हिप्नोटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो प्रोड्यूस स्लीप रिजेंबलिंग नेचुरल स्लीप, ये एकदम सुता देता है। तो सेडेटिव्स सुताता नहीं है, हिप्नोटिक्स सुता देता है, स्लीप, ठीक है। हाँ, सेडेटिव्स आर इन थेरेपेटिक डोज आर एंजायोलाइटिक। सेडेटिव्स थेरेपेटिक डोज यानी कम डोज जो होता है वो एंजायोलाइटिक होता है, एंजाइटी को कम करता है। दे आर यूज्ड फॉर इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। हिप्नोटिक्स तब यूज करते हैं जब स्लीप, किसी पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, अनिद्रा की बीमारी। मोस्ट सेडेटिव्स इन लार्जर डोज प्रोड्यूस हिप्नोसिस। मोस्टली जितने भी सेडेटिव ड्रग हैं वो हिप्नोसिस कॉज करते हैं बड़े डोज में। लार्जर डोज अगर उसी का ज़्यादा डोज दे दोगे तो वो हिप्नोसिस कॉज करेगा, यानी नींद ला देगा। हिप्नोटिक्स को अगर ज़्यादा डोज में दे दोगे तो वो जनरल एनेस्थेटिक्स। अब हिप्नोटिक्स का डोज दी है, हिप्नोटिक का भी ज़्यादा डोज दे दोगे तो वो जनरल एनेस्थेटिक्स, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे देखो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है। सेडेटिव हिप्नोटिक का क्लासिफिकेशन है, इसमें है बेंजोडाइजापाइन, सबसे पहला है बेंजोडाइजापाइन। बेंजोडाइजापाइन में सेडेटिव हिप्नोटिक्स में बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग, वही सेम जनरल एनेस्थेटिक्स में भी यूज हुआ था, यहाँ पे भी। तो बेंजोडाइजापाइन में आपके 3 कैटेगरी बनाए गए, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जेंट, क्योंकि बेंजोडाइजापाइन हिप्नोटिक के तरीके से भी यूज होता है ना। हाँ, देखो कोई अलग दवाई नहीं है, वही दवा है, बस डोज का फर्क होता है ना। हिप्नोटिक मतलब है कि ये आपको चिंता को कम करेगा, एंटी एंजाइटी, और देखो डाइजीपाम सभ्य में है, डाइजीपाम जो कॉमन है वो तो याद रख सकते हो, 2 ड्रग भी लिखोगे तो काम हो जाएगा। तो डाइजीपाम हो गया। फिर उसके बाद सर इसमें भी आपका देखो अल्प्राजोलाम है, इसमें भी अल्प्राजोलाम है, इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो एक्चुअली पाम या लाम, देखो 2-3 ड्रग इसमें लिख देना, फ्लूराजीपाम, नाइट्राजीपाम, अल्प्राजोलाम। तो पाम या लाम वर्ड लगा होता है लास्ट में बेंजोडाइजापाइन में। क्या लगा होता है लास्ट में? पाम या लाम, इसका ट्रिक है। जैसे देखो डाइजीपाम, क्लोरडाइजीपॉक्साइड, ऑक्साजीपाम, लोराजीपाम, ठीक है। फिर एंटी कॉन्वल्जेंट डाइजीपाम, लोराजीपाम। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं बेंजोडाइजापाइन के अंतर्गत। अगर हो सके आपके एग्जाम में मान लो आपको नहीं याद रहा इतना क्लास, तो सिर्फ बेंजोडाइजापाइन के अंतर्गत 3-4 ड्रग लिख देना, डाइजीपाम, अल्प्राजोलाम, मिडाजोलाम, क्या कहते हैं ऑक्साजीपाम, क्लोनाजीपाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 कैटेगरी बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा बेंजोडाइजापाइन में, है ना, ले लेना, ठीक है। अरे बेंजोडाइजापाइन तो याद होगा ना, लास्ट में पाम या लाम लगा रहता है। सेडेटिव हिप्नोटिक्स का एक और क्लास का ड्रग है बार्बिचुरेट्स। ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग, जिसमें फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग ब्यूटोबार्बिटोन और फेंटोबार्बिटोन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोपेंटोन और मिथोक्सिटोन। सर क्या अनुराग पांडे कह रहे सर एंटी हाइपरटेंसिव और डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन सेम है? देखो एंटी हाइपरटेंसिव में ही डायूरेटिक्स कवर हो गया, तो डायूरेटिक्स आएगा अगर अलग से तो उतने को वही सिर्फ डायूरेटिक वाला पार्ट लिख देना, ठीक है। बार्बिचुरेट्स में कैसे याद रखोगे? लॉन्ग एक्टिंग, लंबे समय तक किस पे बात करते हो? फोन पे, है ना। फोन पे कितना देर तक बात करते हो? लॉन्ग टर्म तक बात करते हो, तो फिनोबार्बिटोन लॉन्ग एक्टिंग है। बाकी शॉर्ट एक्टिंग में आपका ब्यूटोबार्बिटोन। बेटा से कितना देर तक बात करते हो? शॉर्ट एक्टिंग, बेटा लोग से कितना देर तक बात करेगा? बेटा से, एक बाप अपने बेटे से कितना देर बात करेगा? थोड़ी देर तक। तो ब्यूटोबार्बिटोन छोटा होता है ना, शॉर्ट एक्टिंग होता है। अल्ट्रा शॉर्ट, उससे भी शॉर्ट एक्टिंग थायोपेंटोन होता है, मिथॉक्सिटोन होता है। नॉन बेंजोडाइजापाइन जैसे ज़ोल्पिडेम, पूछा हुआ है ज़ोल्पिडेम,
ज़ोपिक्लोन, ये सब इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में है। ये कोई बेंजोडाइज़ेपाइन क्लास का ड्रग नहीं है, लेकिन नींद लाता है पेशेंट को। ज़ेलेपिलोन, ये सब हैट्रिक है, ठीक है। बाकी ये अदर CNS डिप्रेशेंट्स को आप कट कर सकते हो, अगर मन है तो लिखना, नहीं तो छोड़ सकते हो। चलो हटाओ, मैं आपको और थोड़ा हल्का कर दिया। 3 क्लास लिख देना, एक बेंजोडाइज़ेपाइंस, एक बार्बिचुरेट्स और तीसरा नॉन बेंजोडाइज़ेपाइन। नंबर मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। देखो अभी OMR के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। अगर OMR आएगा तो मतलब 20 के 20 MCQ है, मतलब हम तो कहते हैं और अच्छी बात है, अच्छी बात है, सिर्फ MCQ आएंगे, है कि नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बच्चों को फिल करने में, क्या लिखे नहीं लिखे। थोड़ा सा हम इस पर रिसर्च, थोड़ा हम बड़े बड़े टीचर से बात करते हैं, रुको थोड़ा हमको टाइम दो, फिर मैं देखिए कंफर्म करता हूँ। देखो कोई अब क्लासिफिकेशन नंबर 5 है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होते हैं सर? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होते हैं? तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, बाय किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो एंटी ट्यूबरकुलर दवाएं वे औषधियां हैं जो ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग के उपचार में उपयोग होती हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के विकास को रोकती हैं और उसे नष्ट करती हैं। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग का 2 ड्रग है, एंटी फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग। क्या क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग, याद रखना है ना, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग का ट्रिक है प्रिस्ट। प्रिस्ट, प्रिस्ट मतलब होता है पुजारी, या तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर किसी को टीबी हुआ है, अगर किसी को टीबी हुआ है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? पेरिस जाएगा, PERIS, पेरिस जाएगा। आप प्रिस्ट से याद रखो या तो पेरिस से, पेरिस में उसका इलाज होता है। कहाँ होता है? पेरिस में। तो P फॉर पायराजिनामाइड, E फॉर इथम्ब्यूटॉल, R फॉर रिफाम्पिसिन, I फॉर आइसोनियाजाइड, उसी को शॉर्टकट में INH बोलते हैं, S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। आप ऐसे याद रखो या फिर प्रिस्ट से याद रखो, इसमें भी वही सब वर्ड है, P फॉर पैराजिनामाइड, R फॉर रिफाम्पिसिन, I फॉर आइसोनियाजिड, E फॉर इथम्ब्यूटॉल, ST फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग, सबसे पहले अगर किसी को टीबी हुआ तो कहाँ जाओगे? पेरिस जाओगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, आएगा। हम तो कहते हैं जो सिर्फ क्लासिफिकेशन वाला क्लास देख के जा रहा है, दिमाग तेज होगा तो यहीं से पासिंग मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा फंसेगा। मिनिमम सिर्फ इस लेक्चर से आपके एग्जाम में, पेपर में 25-30 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अब वो कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, मैं बता दे रहा हूं। लॉन्ग में बन सकता है एंटी ट्यूबरकुलर, हो सकता है आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि बताओ इसमें से कौन सा फर्स्ट लाइन ड्रग है, तो ट्रिक याद रहेगा प्रिस्ट, ठीक है। तो इस लेक्चर को स्किप मत करियो दोस्त, ठीक है। हाँ, क्या कहते हो भाई? जो लोग थोड़ा बहुत कोलोजी मेरे साथ पढ़े हो उनको फील हो रहा होगा कि हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आप। चलो, तो ये प्रिस्ट हो गया। सेकेंड लाइन ड्रग में है KTR फेस पैक, KTR फेस पैक, है ना, KTR फेस पैक, K फॉर केनामाइसिन। अब सारा ड्रग याद मत करो, हो सके सारा नहीं लिख पाएंगे, 2-4 को लिखेंगे, ठीक है, हो गया, क्या जरूरी है सारा लिखना, है ना। 5 में 5 नहीं देगा, 5 में 4 देगा, कोई दिक्कत नहीं है। K फॉर केनामाइसिन, T फॉर थायासिटाजोन, R फॉर रिफाब्यूटिन, F फॉर फ्लोरोकिनोलोन्स, A फॉर एमिकासिन, C फॉर सेप्रोमाइसिन, E फॉर इथाइनोमाइड, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड एंड साइक्लोसिरिन, ठीक है। चलो, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हो गया। क्लासिफिकेशन नंबर 6, एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग्स आर द मेडिकेशंस यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया बाय किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। यानी एंटी मलेरियल ड्रग ऐसे ड्रग्स हैं जो मलेरिया को ठीक करता है, मलेरिया के जो भी पैरासाइट हैं उसको किल करके। तो एंटी मलेरियल दवाएं वे औषधियां जो मलेरिया की रोकथाम और उपचार के लिए उपयोग की जाती हैं तथा प्लाज्मोडियम परजीवी के विकास को रोकती हैं और उसे नष्ट करती हैं। बहुत बढ़िया। अब एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन, अगे मैया क्या मैया, ये तो गो के चाट और है हमको दया आप लोगों पे आ रहा है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। हमें मतलब हंस नहीं रहे हैं, लेकिन हमको दया आ रहा है। कहाँ से, मतलब बच्चा लोग, जाहिर सी बात है जो पढ़ता नहीं है ना, लेकिन मेरी सहानुभूति है, ऐसा नहीं सोचो, मेरी सिंपैथी है आप लोगों के प्रति। लेकिन देखो बाबू, पढ़ना तो पड़ेगा, क्या करोगे। एट द एंड 10 को क्लासिफिकेशन हम चुन के दे रहे हैं। एंटी मलेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करा दे, बोलो
याद करा दें, कुछ नहीं है, बड़की टाक देखने को लग रहा है लेकिन तुरंत याद करा देंगे, बोलो। एक बच्चा लिख रहा है हमको रोना आ रहा है। चलो याद कराते हैं। देखो, एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो यूज होने वाले ड्रग्स होते हैं, आप इतना सारा टाइप दिख रहा है ना, जरूरी नहीं है कि सब लिख पाओ, जितना लिख पाओ उतना लिख देना। देखो, सबसे पहले 4 अमाइनोक्यूनोलिन, क्या है 4 अमाइनोक्यूनोलिन, इसमें क्या लिखा है, क्लोरोक्विन, अमाइडोक्विन एंड पिपराक्विन। क्या क्या है, 3 ड्रग है, क्लोरोक्विन, अमाइडोक्विन, पिपराक्विन। जूम करके दिखा दें, क्लोरोक्विन, एमोडोक्विन, पिपराक्विन, ये होते हैं 4 अमाइनोक्यूनोलिन्स। तो 4 अमाइनोक्यूनोलिन्स याद रख लेना। फिर 8 अमाइनोक्यूनोलिन्स, लगे हाँ तो 8 अमाइनोक्यूनोलिन्स याद रह जाएगा। 8 अमाइनोक्यूनोलिन्स में प्रीमाक्विन एंड टेफनोक्विन। तो 8 बार क्या करेंगे, पीटी करेंगे। पीटी क्या कितनी बार करोगे, 8 बार। P फॉर प्रीमाक्विन, T फॉर टेफनोक्विन, बस। इसमें होता है पीटी, इसमें होता है CAP, कैप। अरे कैप क्या बार पहनोगे, 4 बार। कैप क्या बार पहनोगे, 4 बार। तो 4 अमाइनोक्यूनोलिन्स में कैप, C फॉर क्लोरोक्विनिन, A फॉर एमाइडोक्विनिन, P फॉर पिपराक्विनिन। इसमें है पीटी यानी कि प्रीमाक्विन एंड टेफनोक्विन, ऐसे याद रख लेना, 8 अमाइनोक्यूनोलिन्स। और सिंकोना अल्कलॉइड याद रख लेना, जिसमें क्विनिन और क्विनिडीन आते हैं। देखना, याद रखना कि मलेरिया रानी, गाना सुनो, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, तो हम लोग याद रखेंगे मलेरिया रानी, मलेरिया रानी। अरे मलेरिया क्या है, रानी है, रानी मतलब क्वीन। तो मलेरिया के जितने भी ड्रग हैं लगभग के लास्ट में क्वीन वर्ड लगा होता है। अक्सर एग्जाम में ऐसा सवाल आते हैं, बताओ इसमें से कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग है, तो लास्ट में क्वीन वर्ड लगा रहेगा। देखना, क्लोरोक्विन, एमाइडोक्विन, पिपराक्विन, है ना, क्विनिडीन, क्विनिडीन स्टार्टिंग में क्विन लगा हुआ है, प्रीमाक्विन, टेफनोक्विन लगा हुआ है। अब इसी में आपका होता है क्यूनोलिन मेथेनॉल, जिसमें आपके, है ना, मेफ्लोक्विन, जिसमें आपके मेफ्लोक्विन आ जाते हैं, मेफ्लोक्विन। वैसे बाइगुआनाइड में प्रोगुआनिल आ जाते हैं, है ना। और आपको कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन होता है। और फिर सल्फोनामाइड्स में सल्फाडॉक्सिन और सल्फामिथोपायराजीन आता है, डेप्सोन आता है, ठीक है। नेप्थोक्यूनोन में एटोवोक्यूनोन आता है। फिर आपके अमाइनो अल्कोहल्स में हेलोफेंट्रिन और ल्यूमीफेंट्रिन आते हैं। एंड नेप्थ्रीडाइनिन में पायरोनाडिन वगैरह आते हैं। एंड सिस्क्विटर्पिन लैक्टोन्स में आपके आर्टिश्यूनेट आ जाते हैं, आर्टीमीथर आते हैं। तो देखो, अगर एग्जाम में आपको इतना याद नहीं हो पाएगा तो कौन कौन सा याद होगा, कम से कम 4 क्लास भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। 4 अमाइनोक्यूनोलिन, जिसमें क्लोरोक्विन, अमाइडोक्विन, पिपराक्विन आता है, लिख देना। 8 अमाइनोक्यूनोलिन्स, प्रीमाक्विन, टेफनोक्विन 2 हो गया। सिंकोना अल्कलॉइड में क्विनिन, क्विनिडीन 3 हो गया। क्यूनोलिन मेथेनॉल में मेफ्लोक्विन हो जाता है, 4 लिख देना। सल्फोनामाइड्स लिख दोगे तो जिसमें सल्फोनामाइड से सल्फोनामाइड से रिलेटेड नाम है, सल्फोडॉक्सिन, सल्फोनामिथोपायराजीन, ये सब होता है। फिर एंटीबायोटिक्स में आपका डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन आ जाता है। फिर आपके बाइगुआनाइड्स में प्रोगुआनिल आता है। इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। ओके मोहम्मद अयान जी, बीटीयूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना, तो मैं चेक करूंगा ओएमआर के बारे में क्या है नहीं है तो फिर बताऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर, चलो क्लासिफिकेशन नंबर 7 आते हैं, एंटी अल्सर ड्रग। एंटी अल्सर ड्रग क्या होते हैं सर, तो पेट में जो अल्सर हो जाता है ना, अल्सर को ठीक करने के लिए जो दवाएं यूज होती हैं उनको एंटी अल्सर ड्रग कहते हैं। तो एंटी अल्सर ड्रग्स आर एजेंट्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। पीयूडी, पेप्टिक अल्सर को शॉर्टकट में पीयूडी कहते हैं। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज के ट्रीटमेंट में, पेट में घाव हो जाता है ना, तो इस म्यूकस लेबर डैमेज हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो यूज होते हैं। दैट एक्ट्स बाय गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक, यानी पेट के एसिड के सिक्रीशन को कम करके सही होता है। न्यूट्रलाइजिंग एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज करके, एंड प्रोटेक्टिंग द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। यानी एंटी अल्सर दवाएं वे औषधियाँ हैं जो पेप्टिक अल्सर डिजीज के उपचार और रोकथाम में उपयोग में की जाती हैं। ये गैस्ट्रिक अम्ल के स्राव को कम करके, अम्ल को निष्क्रिय करके या पेट के सेलेस्मिक झिल्ली की रक्षा करके कार्य करती हैं, ठीक है। ये होते हैं एंटी अल्सर ड्रग। अब एंटी अल्सर ड्रग्स के लिए आपके कौन कौन से भाई आपके क्लासिफिकेशन है, तो इसके लिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, एक होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर है, ऐसे ड्रग्स जो पेट के एसिड के सिक्रीशन को कम करते हैं।
एक होते हैं जो पेट के एसिड के सिक्रीशन को कम करते हैं, है ना, एक होते हैं जो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, वो होते हैं एंटा एसिड, और एक होते हैं जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। देखो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनिबिटर यानी गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनिबिट करने वाले ड्रग में H2 रिसेप्टर ब्लॉकर यानी H2 एंटी हिस्टामिन आते हैं, या तो एंटी कोलिनर्जिक्स आते हैं, या तो प्रोटोन पंप इनिबिटर आते हैं। तो आप अगर ये तीन को भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। H2 एंटी हिस्टामिन और प्रोटोन पंप इनिबिटर वेरी इंपॉर्टेंट है। H2 एंटी हिस्टामिन का लिखने याद करने का तरीका है H2 ब्लॉकर, जैसे H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे टिडिन टिडिन कैसे करेगा, टिडिन टिडिन, तो H2 ब्लॉकर के लास्ट में टिडिन वर्ड लगा होता है, जैसे सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, रोक्साटिडिन, है ना, ये सब में टिडिन टिडिन वर्ड लगा होता है, ठीक है। और प्रोटोन पंप इनिबिटर्स में क्या क्या होता है, प्राजोल, पीपीआई क्या होता है, प्राजोल, ये सब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनिबिट करते हैं, जैसे ओमेप्राजोल, एस्मोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबेप्राजोल, ये सब में प्राजोल वर्ड लगा होता है। एंटी कोलिनर्जिक्स में पायरेंजेपिन एंड प्रोपेनाथेनिन, ऑक्सीफिनोनियम, ये सब ड्रग आते हैं। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में मिसोप्रोस्टोल है, मन है तो याद करो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स जिसमें एंटा एसिड आते हैं। एंटा एसिड्स क्या होता है सर, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। अब एंटा एसिड के ऊपर हो सके आपके एग्जाम में स्पेशल शॉर्ट नोट्स आ जाए, एंटा एसिड क्या होते हैं, तो लिखना एंटा एसिड ऐसे एजेंट्स होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे क्विक रिलीफ देते हैं। एंटा एसिड दो प्रकार का, एक सिस्टेमिक और एक नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक कैसे याद रखोगे, तो एस से सिस्टेमिक, एस से सोडियम बाइकार्बोनेट, एस से सोडियम सिट्रेट, तो सिस्टेमिक में एस रहता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। जबकि नॉन सिस्टेमिक में आपका नहीं है सोडियम, कहीं पे भी देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल रेड, कैल्शियम कार्बोनेट, कहीं पे भी सोडियम है नहीं, नहीं है, नहीं भाई, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट। ध्रुव भाई डायरेक्ट ड्रग कैसे लिखोगे, क्लास का नाम लिखोगे ना, हाँ चलो। अब है उसके बाद आपका ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर। अब एक होता है अल्सर प्रोटेक्टिव्स। अल्सर प्रोटेक्टिव मतलब क्या होता है सर, तो अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है, अल्सर के ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है, जैसे आपका सुक्राल्फेट और CBS, कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट। सुक्राल्फेट जो अल्सर के ट्रीटमेंट में अक्सर सुक्राल्फेट का सिरप यूज होता है, जो कि अल्सर के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाता है। एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, एच पाइलोरी के इन्फेक्शन में जो ड्रग्स यूज होते हैं वो कौन कौन से, चूंकि एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार होता है कि आपके अल्सर हो जाते हैं, तो वहाँ पर एमोक्सिसिलिन या क्लेरिथोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल जैसे ड्रग्स यूज होते हैं, है ना, हाँ। तो ये एंटी अल्सर ड्रग्स आपको याद करा दिया गया। अब है क्लासिफिकेशन नंबर 8, NS एड्स। क्या क्या है ना, NS एड्स। NS एड्स क्या होता है सर, तो NS एड्स होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसका फुल फॉर्म होता है। ये ऐसे मेडिसिन होते हैं दैट रिड्यूसेस पेन, जो आपके पेन को कम करे, बुखार को कम करे, इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करे, एंड फीवर को कम करे। क्या क्या, NS एड क्लास के ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बुखार, सूजन और दर्द को कम करे, इनिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजिनेज, कॉक्स एंजाइम को इनिबिट करके, एंड डिक्रीजिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से जब ये रिलीज होता है तो आपकी बॉडी में बुखार होते हैं, सूजन होता है, दर्द होता है, यही प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनिबिट करता है। कैसे, इसके सिक्रेशन को कम करता है, तो कॉक्स एंजाइम को इनिबिट करके, यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनिबिट करके। याद रखना, NS एड्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वे दवाएं हैं जो साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स एंजाइम को अवरुद्ध करके, प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण को कम करके, दर्द, सूजन और बुखार को कम करते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, फिनाइल ब्यूटाजोन है, एंडोमेथासिन है, डाइक्लोफेनेक है, ये सब है। अब इसके क्लासिफिकेशंस देख लो, तो NS एड ड्रग में क्लासिफिकेशन में सबसे पहला होता है सेलिसाइलेट्स। क्या होते हैं, सेलिसाइलेट्स, है ना, सेलिसाइलेट्स में आपके आ जाते हैं एस्पिरिन। क्या आ जाते हैं, एस्पिरिन। एस्पिरिन का केमिकल नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी होता है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव दूसरा क्लास है जिसमें आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन आते हैं। फिर तीसरा एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें डाइक्लोफेनेक और इंडोमेथासिन आता है, ठीक है। फिर फेनामिड्स में मेफेनामिक एसिड आता है। ऑक्सीकैम जिसमें पिरोक्सीकैम, मेलॉक्सीकैम आते हैं। पैराजोलोन्स जिसमें फिनाइल ब्यूटाजोन आते हैं। कॉक्स-2 इनहिबिटर्स जिसमें आपके सेलिकॉक्सिब एंड एंटेरिकॉक्सिब, ये सब ड्रग्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपके NS एड्स थे। NS एड्स ऐसे ड्रग्स हैं जो कि NS एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है।
एनएसएड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो कि पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर को कम करने के लिए यूज होते हैं बाय इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। ठीक है, एग्जांपल में एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, फिनाइल ब्यूटाजोन, एंडोमेथासिन, डाइक्लोफेनेक है। इसमें सेलिसाइलेट क्लास का ड्रग होता है जिसमें एस्पिरिन होते हैं, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन आता है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें डाइक्लोफेनेक, एंडोमेथासिन आता है। देखो इसका क्लासिफिकेशन और खराब था तो इसलिए मैंने इसको आसान करके आपको दे दिया। ठीक है, फेनामेट्स में मेफेनामिक एसिड आते हैं, ऑक्सीकेम में पिरोक्सीकेम, मेलॉक्सीकेम आते हैं, पैराजोलोन्स में फिनाइल बीटाजोन आते हैं, कॉक्स-2 इनहिबिटर में क्लॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब एंड एंटोडिकॉक्सिब आते हैं। 9 नंबर क्लासिफिकेशन है हेमेटेनिक्स एजेंट्स। क्या होते हैं हेमेटेनिक्स? हेमेटेनिक्स का मतलब होता है सर खून में आरबीसी का मात्रा बढ़ा देता है, हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ा देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना। हेमेटेनिक एजेंट्स आर द ड्रग दैट इंक्रीजेस द हीमोग्लोबिन लेवल। ऐसे ड्रग्स जो कि आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाते हैं इन द ब्लड एंड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया के ट्रीटमेंट यूज होते हैं बाय प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, है ना, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। हेमेटेनिक एजेंट्स ऐसे ड्रग्स हैं जो इंक्रीज करते हैं हीमोग्लोबिन लेवल को इन ब्लड एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं बाय प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। यानी हेमेटेनिक एजेंट्स वे दवाएं हैं जो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाती हैं, एनीमिया के उपचार में उपयोग की जाती हैं तथा लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देती हैं। अब हेमेटेनिक एजेंट्स के क्लासिफिकेशन क्या क्या है सर? तो एक होता है आयरन प्रिपरेशन। आयरन में एक होता है ओरल आयरन प्रिपरेशन और पेरेंट्रल आयरन। ओरल आयरन में क्या होता है, सल्फेट वर्ड लगा होता है। देखो फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस वर्ड लगा होता है। आप जरूरी नहीं कि सारा लिखो, 2-4 को लिखो, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सीनेट, फेरस एमोनिएट, बस इतना लिख दोगे काम हो जाएगा। ओरल आयरन है, ये ओरल रूट से लिया जाता है। पेरेंट्रल जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में आईवी इन्फ्यूजन में लगाया जाता है, तो आयरन डेक्स्ट्रन, फेरस सुक्रोज, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, ये सब हो गया। फिर मैच्योरेशन फैक्टर्स होते हैं जो कि आरबीसी के मैच्योर करने में मदद होते हैं, वो 2 है, एक है विटामिन B12 और दूसरा है B9। B9 का ही केमिकल नाम होता है फॉलिक एसिड। तो विटामिन B12 में साइनोकोबालामाइन, हाइड्रोक्सीकोबालामाइन, मिथाइल कोबालामाइन आते हैं, जबकि फॉलिक एसिड में आपके फॉलिनिक एसिड आते हैं। ठीक है, तो ये आपके और एडजुवेंट हेमेटेनिक्स में आपके कॉपर और पायरिडॉक्सिन है। तो याद रखना हेमेटेनिक्स वो होते हैं जो खून में आरबीसी को बढ़ाते हैं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं, जिसमें आयरन है। आयरन में ओरल है, पेरेंट्रल है, मैच्योरेशन फैक्टर में विटामिन B12 है और फॉलिक एसिड है। ये अब लास्ट क्लासिफिकेशन आपको मैं दे रहा हूं, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स। एंटी कन्वल्जेंट ऐसे ड्रग्स हैं जो कि एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यानी मिर्गी के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। तो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। इसी को एंटी एपिलेप्टिक यानी AEDs भी कहते हैं, है ना। चलो, तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर द एजेंट्स दैट प्रिवेंट और सप्रेस सीजर्स। ये सप्रेस क्या करते हैं, सीजर्स को सप्रेस करते हैं, मिर्गी को सप्रेस करते हैं बाय रिड्यूसिंग एबनॉर्मल एक्सेस न्यूरल डिस्चार्ज इन द ब्रेन। क्योंकि मिर्गी कब आती है, जब ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं, मतलब कुछ एबनॉर्मल केमिकल रिलीज हो जाते हैं जिससे कि मिर्गी आ जाती है। ठीक है, वो स्टेबलाइज करते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन को। मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। मिर्गी के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स। एंटी कन्वल्जेंट दवाएं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जो भी कहा जाता है, वे औषधियां हैं जो मस्तिष्क में असामान्य अत्यधिक तंत्रिका गतिविधि को कम करके न्यूरोनल मेम्ब्रेन को स्थिर करके दौरे यानी सीजर्स को रोकती हैं तथा नियंत्रित करती हैं। इसका उपयोग मुख्यतः एपिलेप्सी यानी मिर्गी के प्रबंधन में किया जाता है। एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में अगेन लास्ट है आपके पास, बस इतना याद कर लो। एंटी एपिलेप्टिक में बार्बिचूरेट्स, याद करो ये बार्बिचूरेट वहाँ पे भी यूज हुआ था सेडेटिव हिप्नोटिक्स में, जिसमें फिनोबार्बिटोन है। हाइडेंटोइन क्लास का ड्रग है, फाइनिटोइन, फॉस्फोफाइनिटोइन, ये फॉस्फेनिटोइन, ये हाइडेंटोइन क्लास का एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। सक्सीमाइड में इथोसक्सीमाइड, ये आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। एलिफेटिक कार्बोनिक एसिड में वेल्प्रोएट सोडियम, वेल्प्रोइक एसिड, डाइवेल्प्रोएक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेल्प्रोएट सोडियम। वेल्प्रोएट सोडियम वेल्प्रोइक एसिड काफ़ी बार पूछा हुआ है कि ये कैसा ड्रग है, तो ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। फिर बेंजोडाइजापाइन में तो पाम लगा रहता है, क्लोनाजीपाम, डाइजीपाम, लोराजीपाम, पाम वगैरह लगा रहता है, ये हो गया। फिर आपके यहाँ पे हो जाएंगे क्या, डीऑक्सी बार्बिचूरेट्स में प्रीडिडोन आ जाते हैं, क्या कहते हैं, लिमिनोस्टिबिलिन, तो ये छोड़ भी सकते हो, कार्बामेजापिन वगैरह होता है, इंपॉर्टेंट है लेकिन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिनाइल ट्रायाजीन में लेमोटिग्रीन आते हैं। तो साइक्लिक गाबा एनालॉग्स में गाबापेंटिन आ जाते हैं और कुछ न्यूअर ड्रग्स हैं। देखो मेरा मानना ये है कि अगर सारा नहीं लिख पाएंगे लेकिन छोड़ना भी नहीं है,
बारबिचूरेट्स लिखोगे, डायजेपियम लिखोगे, बेंजोडायजेपाइन लिखोगे, हाइडेंटोइन लिखोगे, एलिफेटिक कार्बोनिक एसिड लिखोगे, सक्सीमाइड लिखोगे, ये सब तो आसान आसान है ना, याद कर सकते हैं। तो बारबिचूरेट्स में फिनोबार्बिटोन, हाइडेंटोइन में फानेटोइन, सक्सीमाइड में इथोसक्सीमाइड, एलिफेटिक कार्बोनिक एसिड में वेल्प्रोएट सोडियम, क्या कहते हैं, बेंजोडायजेपाइन में क्लोनाजिपाम, डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोबाजिपाम, डिऑक्सी बारबिचूरेट्स में प्रीमिडोन आते हैं। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं एंड इसके साथ आपका फिनिश होता है। ठीक है, चलो तो फाइनली आपका ये कंप्लीट हो गया भाई। थैंक यू सो मच। टॉप 10 क्लासिफिकेशन कवर हो गया। मैंने कौन कौन सा करवाया एक बार रिपीट कर देता हूं, इस लेक्चर को 2-4 बार देख लेना। एंटी हाइपरटेंसिव, जनरल एनेस्थेटिक्स, क्या क्या बताया भाई, एंटी हाइपरटेंसिव, जनरल एनेस्थेटिक्स बता दिया, लोकल एनेस्थेटिक्स, सेडेटिव हिप्नोटिक, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी मलेरियल, एंटी अल्सर, एनासिड्स, हेपेंटेनिक्स, एंटी कॉन्वल्जेंट्स एंड ये 10 को अच्छे से पढ़ाया। इसका क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा अभी और ऐप पर भी रहेगा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहो, हर एक अपडेट पाते रहो, घबराना नहीं है, पढ़ के जाओ, एग्जाम में जितना बन सकेगा लिखने का प्रयास करना एंड फेल नहीं होगे। मैं गारंटीड कहता हूँ, अगर आप 1 शॉट सॉल्यूशन देख लिए हो तो आप उतना लिख लोगे। एंड ये क्लासिफिकेशन हमको पता है 100% डिट्टो, मैं भी अगर पेपर में बैठ जाऊँ तो छाप नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना दिमाग में है कि अगर एंटी कॉन्वल्जेंट आ गया तो बेंजोडायजेपाइन जरूर लिखेंगे, बारबिचूरेट जरूर लिखेंगे, की कहते हैं सक्सीमाइड क्लास का ड्रग जरूर लिखेंगे, फिर हम एलिफेटिक कार्बोनिक एसिड जरूर लिखेंगे। तो इतना कॉमन जो है वो सब याद रहना चाहिए। ठीक है, सब कुछ याद नहीं रह पाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिखना जरूर है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि आप सभी लोग एग्जाम में पास हो। भगवान से ये प्रार्थना होगा कि आपको हिम्मत दें और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करें और आप सभी लोग पास हो जाएं। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।